Yes, today we will discuss about the Newton's laws of motion. देखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है। बेसिकली 16th सेंचुरी में 16th सेंचुरी के अंदर सर आइजैक न्यूटन इन्होंने एक बुक लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स। इंग्लिश में उसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं, लेकिन इन्होंने ग्रीक लैंग्वेज में लिखी थी। तो उस बुक के अंदर इन्होंने क्या किया, ये लॉज ऑफ मोशन को एक्सप्लेन किया था, कि जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हैं या जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह के मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और हम उससे क्या क्या कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या उससे फोर्स की कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है, कि कौन से ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा होगा, कि उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। तो बेसिकली 16th सेंचुरी में आइजैक न्यूटन ने क्या किया, एक्सप्लेनेशन दी किसके बारे में, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी मोशन ऑफ बॉडीज के बारे में। और किसकी हेल्प से दी, बाय द 3 लॉज ऑफ मोशन। और ये मोशन ऑफ बॉडी के बारे में इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया पूरा, इसकी हेल्प से, 3 लॉज ऑफ मोशन की हेल्प से। तो हमें न्यूटन के 3 लॉ स्टडी करने हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो 3 लॉज को स्टडी करना है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अच्छा ये जो 3 लॉज ऑफ मोशन है इन्हीं को क्या बोला जाता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोला जाता है। जो 3 लॉज ऑफ मोशन है इन्हीं को क्या बोला जाता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। So now first of all we will discuss about the first law of motion, which is called law of inertia. ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसको क्या बोला जाता है, इसको एक नाम से और बुलाया जाता है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो वर्ड आ रहा है इनर्शिया, उस इनर्शिया के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये इनर्शिया क्या होता है। ओके, अच्छा ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे बनाया, तो इन्होंने कुछ स्टडीज की, किसकी, किसके बारे में स्टडी किया, गैलीलियो ने लिखा था सबसे पहले इनर्शिया के बारे में। इससे पहले एरिस्टोटल, एरिस्टोटल भी एक फिलोसफर है, साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे हम उसको, क्योंकि वो थ्योरीज को प्रूफ करके नहीं बताते थे। जो थ्योरीज को प्रूफ करके बता देते हैं हम उनको साइंटिस्ट बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी एक थ्योरी देते थे, लोग उनको मानते थे, लेकिन उसका उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, तो इसलिए हम उनको फिलोसफर बोलते हैं। तो सबसे पहले एरिस्टोटल के बारे में सुनिए। एरिस्टोटल ने ये बोला कि ऑब्जेक्ट जो है उस पर हम लोग क्या करते हैं, उस पर हम लोग जब तक फोर्स अप्लाई करते हैं तब तक वो ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में रहता है, तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी मोशन की स्टेट को क्या करता है, मेंटेन करता है। बेसिकली ऐसा नहीं होता है, वो तो अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है और एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन फोर्स है, इस वजह से वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है, इस वजह से वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है। तो एरिस्टोटल का मानना ये था कि जैसे ये ऑब्जेक्ट हमने लिया और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑन विच वी आर अप्लाइंग द फोर्स, और ये एक सरफेस पे रखा हुआ है। तो उन्होंने ये बोला कि अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तब तक ये मोशन में रहता है, तब तक ये आगे की तरफ बढ़ता है, और जैसे ही फोर्स लगाना बंद करते हैं रुक जाता है। तो जब तक फोर्स लगाएंगे तब तक मोशन की स्टेट मेंटेन रहेगी। बेसिकली ये गलत स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। वो तो यहाँ पर अर्थ के ऊपर कौन से फोर्सेस प्रेजेंट है, फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट है। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो हमें कंटिन्यू फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स काम करता है जो इसके मोशन का अपोजिशन करता है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट रुक जाता है। ओके, तो बेसिकली ये एजम्पशन हम नहीं ले सकते। तो एरिस्टोटल ने ऐसा बोला, लेकिन ये सही नहीं था। अब हम लोग बात करते हैं गैलीलियो के बारे में। तो गैलीलियो ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उन्होंने ये बोला, ये जो एरिस्टोटल है ये काफी पुराने हैं, ये लगभग 2500, लगभग 2500 साल पहले की बात है, ये 2500 ईयर्स के आसपास की बात है। तो इतनी पहले समय में ये एरिस्टोटल ने ये बातें बोली थी। गैलीलियो, गैलीलियो 16th सेंचुरी के हैं, न्यूटन से जस्ट पहले के हैं। तो न्यूटन से जस्ट पहले के हैं, तो न्यूटन से पहले इन्होंने इनर्शिया के बारे में लिखा। तो गैलीलियो ने सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया था, इनर्शिया वर्ड को यूज किया था इन द फिजिक्स। अब देखिए गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को समझो पहले। एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनो। उन्होंने क्या किया, इंक्लाइंड प्लेन लिए।
इंक्लाइंड प्लेन का क्या मतलब होता है? इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है कि जो सरफेस के साथ, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, ये इंक्लाइंड प्लेन हुआ। तो अगर ये सरफेस ऐसा था, ये ऑब्जेक्ट को हमने ऐसा रखा, ये ऑब्जेक्ट इस पे ऐसा पड़ा रहेगा। लेकिन अगर मैं इस सरफेस को ये कुछ एंगल पर, उस एंगल को हम लोग थीटा से लिखते हैं। ये एंगल जो होता है, ये मैथमेटिक्स में भी आप लोग स्टडी करेंगे, इसको हम लोग थीटा से लिखते हैं। तो अगर मैं इसको 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन कर देता हूं, तो मैं देखता हूं कि ऑब्जेक्ट ऐसा नीचे की तरफ आना, स्लाइड होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन विच इज मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। अच्छा, तो इन्होंने इस तरह के इंक्लाइंड प्लेन दिए। अब देखो, मैं अलग अलग तरह के प्लेन की बात करता हूँ। सबसे पहली बात, उन्होंने एक प्लेन सरफेस लिया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने यूज किए मार्बल्स, छोटे छोटे मार्बल्स का यूज किया। तो मार्बल का स्टोन होते हैं जैसे, तो वो मार्बल को यहाँ रखा, यहाँ रखा तो देखा फोर्स अप्लाई करते हैं, तब जाकर के वो आगे की तरफ बढ़ता है। और उन्होंने इसका ये भी बताया कि शायद यहाँ पर सरफेस और इसके बीच में कोई फोर्स काम करता है, जो हमारे एक्सटर्नल फोर्स, ये जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, उसका क्या करता है, उसका अपोजिशन करता है। तो इस वजह से ये ऑब्जेक्ट रुक जाता है, उस वजह से ये ऑब्जेक्ट रुक जाता है। लेकिन अगर ये फोर्स ना हो तो, अब इस फोर्स को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स को। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सरफेस पर या तो वाटर स्पिल कर देंगे, या तो वाटर यहाँ पर स्पिल कर देंगे, या ऑयल की एक लेयर लगा देंगे। तो ऑयल लगाने से क्या होगा, ये फ्रिक्शन कम हो जाएगा। यहाँ पर ऑयल की लेयर बनाने से फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो अब हम इस ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाएंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाएंगे, तो हम देखते हैं कि ये मोशन में आ जाता है और ये मोशन की स्टेट को मेंटेन करता है। बस फोर्स एक बार लगाना है आपको, इसको पुश करना है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू आपको फोर्स लगाना है। तो आपने एक बार फोर्स अप्लाई किया, फोर्स हमने यहाँ से हटा दिया, तो फोर्स को जैसे ही यहाँ से रिमूव करेंगे, क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में आएगा और ये अपने मोशन स्टेट को क्या करेगा, ये मोशन स्टेट को मेंटेन करेगा। फॉर एग्जांपल, इसको 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी गई, इसको पुश करके, तो ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, इसी तरह के और भी एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सुनो। गैलीलियो ने और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए? उन्होंने इंक्लाइंड प्लेन का यूज किया, इस तरह के प्लेन्स का। और यहाँ पर फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑयल की, वाटर की यहाँ पर क्या कर दी, लेयर बना दी। सो हेयर यहाँ पर हमने फ्रिक्शन को कम कर दिया ऑयल की हेल्प से। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में उन्होंने यहां से मार्बल को रिलीज किया। ये जो मार्बल के स्टोन आपको दिख रहा है, इस मार्बल के स्टोन को क्या किया, यहाँ से रिलीज किया। इसको पुश नहीं कर रहे हैं, बस रिलीज कर रहे हैं। तो जैसे ही रिलीज करते हैं, अच्छा यहाँ पर भी ऑयल की लेयर लगा सकते हैं, फ्रिक्शन तो यहाँ पर भी कम चाहिए हमें। तो इस केस में जैसे रिलीज करते हैं, तो हमें पता है ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हुए ये कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, और उसी वेलोसिटी से ये कंटिन्यूसली क्या करता जाएगा, उसी वेलोसिटी से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो काफी दूर जाकर के ये रुकेगा। तो उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन की स्टेट में होता है तो वो क्या करता है, वो इस स्टेट को मेंटेन करता है। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में होता है तो वो रेस्ट की स्टेट को मेंटेन करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में होता है तो वो रेस्ट की स्टेट को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, जब तक कि उस पर क्या ना लगे, कोई फोर्स ना लगे। अब हम लोग स्पेस की बात करते हैं। अगर स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को हमने 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया, तो वो 20 मीटर पर सेकंड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता ही जाएगा, जब तक उस पर क्या नहीं लगेगा, जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तब तक ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ना उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और कांस्टेंट स्पीड से वो क्या करता जाएगा, ट्रेवल करता जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है मैटर की, जो इनर्शिया है, बेसिकली वो क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। inertia is the property of matter due to which object tends to maintain its state of motion and state of rest। तो ये मैं आपको किसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये मैं आपको इनर्शिया के डेफिनेशन बता रहा हूँ कि इनर्शिया क्या होता है। तो हम इनर्शिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी।
ओके, तो मैं इस डेफिनेशन को यहाँ पे लिखता हूँ और आपको ये क्लियर हो जाएगी। अभी मैंने क्या बोला, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सो हियर नाउ आई विल राइट द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया की डेफिनेशन क्लियर होगी तभी तो हम लोग क्या करेंगे, आगे इनर्शिया के जो लॉज हैं उनको स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज इनर्शिया? ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, a property of matter by which it continues in its existing state, continues in its existing state of rest or uniform motion, state of rest or uniform motion in a straight line। डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी ना बिना फोर्स के, तो सर्कुलर मोशन अगर करेगा तो उसमें तो क्या होती है, उसमें तो डायरेक्शन चेंज होती है, तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए ना in a straight line, unless that state is changed, unless that state is changed by an external force, by an external force। तो आप इसको ऐसा बोल दो, इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की, किसी मैटर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट को, मतलब अगर वो स्टेट रेस्ट की है तो रेस्ट की स्टेट को मेंटेन करेगा, अगर वो स्टेट मोशन की है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो उस स्टेट को मेंटेन करेगा। अनलेस, अनलेस मतलब जब तक उस पर क्या नहीं लगेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तब तक उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, तब तक उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। आप इसको ये भी बोल सकते हैं द इनएबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली क्या है, इनएबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट खुद को अपने आप मूव नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट अपने आप इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, या ऑब्जेक्ट अगर मोशन की स्टेट में तो अपने मोशन की स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। अगर वो कुछ वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में और कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है इस पर, बैलेंस फोर्स है, मतलब कि नेट फोर्स इस पर जीरो है, तो उस केस में ये क्या करेगा, इसकी ना तो वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर ये रेस्ट में था तो रेस्ट नहीं रहेगा। तो बेसिकली आप ये भी बोल सकते हैं द इनएबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, द इनएबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, जिसकी वजह से ये स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकता। सो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्शिया के बारे में अब क्लियर हो चुका है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या क्या चीजें आपको स्टडी करनी है उसके बारे में सुनो। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, इसकी बात करें। ओके, तो इसके बारे में सुनिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। सो अगेन आई एम राइटिंग हियर, इसको इरेज कर देते हैं। इनएबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। सो नाउ इनर्शिया की डेफिनेशन हमने लिख ली। Now we will discuss about the first law of motion, and you can say that law of inertia। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने, देखिए इसके बारे में क्या स्टेटमेंट लिखी, न्यूटन ने इसके बारे में ये स्टेटमेंट लिखी दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट remains in the state of rest or uniform motion, state of rest or uniform motion in a straight line, uniform motion in a straight line unless compelled to change, unless compelled to change
that state by an external force, by an applied external force, by an applied external force. So this is the first law of motion. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया को ऐसा भी लिखा जा सकता है, नहीं तो एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, इजी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। एक तरीका और है हमारे पास इसको लिखने का, वो तरीका ये है, ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट, all objects resist a change in state of motion in the state of motion or state of rest. और स्टेट ऑफ रेस्ट। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, चेंज का रेजिस्ट करते हैं, मतलब चेंज नहीं होने देना चाहते अपने अंदर। रेजिस्ट का मतलब है अपोजिशन करते हैं, अपने अंदर चेंज नहीं होने देना चाहते, उनकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है उसको वो मेंटेन करेंगे, और उसमें जो चेंज होगा उसका अपोजिशन करेंगे। इसको बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, ये लॉ के बारे में तो न्यूटन ने लिखा, लेकिन ये इनर्शिया के बारे में किसने लिखा था? इनर्शिया के बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने लिखा था। गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट किए थे, इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद में ये बोला था कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करते हैं जब तक कि उन पर कोई फोर्स नहीं लगता, जब तक कि उन पर क्या नहीं लगता, कोई फोर्स नहीं लगता। और ये इन चीजों को अर्थ पे समझना मुश्किल हो जाता है, क्यों? क्योंकि अर्थ पे और भी बहुत सारे फोर्सेस प्रेजेंट है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग, तो ये सारे फोर्सेस भी प्रेजेंट है। तो इन फोर्सेस की वजह से इनर्शिया को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गैलीलियो ने इनको खत्म किया, इन फोर्सेस को, और ये एक्सपेरिमेंट किए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इन्होंने इनर्शिया को बताया। फिर न्यूटन ने इस इनर्शिया की प्रॉपर्टी को यूज किया अपनी लॉज को लिखने में। तो न्यूटन ने गैलीलियो के जो भी लॉज हैं, जो इनर्शिया के बारे में उन्होंने बताया था, उसको देख करके फर्स्ट लॉ लिखी। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बन गई, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने फिर सेकंड लॉ लिखी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग की थी इनर्शिया के लॉ से। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो इनर्शिया का मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया। अच्छा, इसमें एक दो चीजें और भी याद रख सकते हो कि जो हैवी ऑब्जेक्ट होंगे उनका ज्यादा इनर्शिया होगा, जो लाइट ऑब्जेक्ट होंगे उनका कम इनर्शिया होगा। तो इसमें एक दो बातें और मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में याद रखना है, हैवियर बॉडी हैव मोर इनर्शिया। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। हैवियर बॉडी हैव मोर इनर्शिया than the lighter bodies, than the lighter bodies। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इसके बारे में सुनो। जैसे कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, तो स्टेट ऑफ रेस्ट को भी एक्सप्लेन करता हूँ और स्टेट ऑफ मोशन को भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये फर्स्ट कंडीशन है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट काफी बड़ा है, जैसे कि यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, वो इसको पुश करना चाहता है। तो वो इसको पुश करना चाहता है लेकिन पुश कर नहीं पा रहा, क्योंकि इतना फोर्स ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा कि जिससे ये फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर सके। तो इस तरह से ये यहाँ पर फोर्स अप्लाई करता है, ये 100 न्यूटन का फोर्स लगाता है, लेकिन देखता है कि ये ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा। ये ऑब्जेक्ट अभी भी किसमें है, ये ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट में है। ओके, इसके बाद में क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो 1 न्यूटन का फोर्स लगाने से भी ये मूव कर जाता। अब सेकंड कंडीशन देखो। सेकंड कंडीशन में ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो काफी छोटा है, और इजीली ये जो पर्सन है ये इसको क्या कर सकता है, ये इसको मूव कर सकता है। तो जैसे ही इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाता है, ये ऑब्जेक्ट क्या करना शुरू कर देता है, ये मूव करना स्टार्ट कर देता है। ओके, मोशन में आ जाता है मतलब ये ऑब्जेक्ट। अब आप ये देखो कि हैवी ऑब्जेक्ट जो था उसने अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन किया। आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स से क्या नहीं हुआ, मूव नहीं हो रहा। एक्सटर्नल फोर्स से मूव नहीं हो रहा क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो बेसिकली जो हैवियर ऑब्जेक्ट होंगे उनमें ज्यादा इनर्शिया होगा।
तो अगर हैवी ऑब्जेक्ट है उसको पुश करना होगा तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लाइटर ऑब्जेक्ट जो होगा उसको पुश करना होगा कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हैवियर बॉडी जो होगी वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करेगी। आप हायर फोर्स लगा रहे हो, ज्यादा लार्ज फोर्स लगा रहे हो, तब भी वो मूव नहीं कर रहा, मतलब वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन कर रहा है। मतलब वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। अब इसका एक और एग्जांपल सुनो। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ये है कि एक हैवी व्हीकल है, जैसे कि ट्रक होते हैं। तो जो हैवी व्हीकल है वो ये काफी हैवी व्हीकल है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये ट्रक है, ये ट्रक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सामने की डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर ये सामने की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपको बोला जाता है कि इसको रोकिए। तो आप रोक पाएंगे क्या? तो आंसर है नहीं। हम तो फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ये रुक ही नहीं रहा, लेकिन ये तो आगे की डायरेक्शन में जा रहा है। इसको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या और कम स्पीड से 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको हमने मूव करवा के छोड़ दिया। अब ये अपनी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन कर रहा है, ये ऐसा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और आपको बोला जा रहा है कि इसको पुश करके रोकिए। तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा। क्यों नहीं रुक रहा? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। अगर इसका मास ज्यादा है तो बेसिकली जो इनर्शिया है वो किससे रिलेटेड है, वो मास से रिलेटेड है। मास को किस में मेजर करते हैं? मास को हम लोग किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। तो इनर्शिया किससे रिलेटेड है, मास से रिलेटेड है। तो अगर इसका मास ज्यादा है तो ये स्टेट ऑफ मोशन को अभी भी मेंटेन करेगा, और आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ये रुक नहीं रहा, ये अभी भी आगे की डायरेक्शन में चलता ही जाएगा। सो इट इज मेंटेनिंग इट्स स्टेट ऑफ मोशन एंड यू आर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स बट इट डज नॉट वर्क, ये वर्क नहीं कर रहा क्योंकि हम बहुत स्मॉल फोर्स लगा रहे हैं। इतने फोर्स से इतना बड़ा हैवी ऑब्जेक्ट नहीं रुक पाएगा, वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करेगा। अच्छा, और भी एग्जांपल्स हैं क्या इसके? जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, साइकिल राइड करते हैं। तो साइकिल जब राइड करते हैं तो उस समय पर हम उस पर पैडलिंग करके उसको छोड़ देते हैं, तो कुछ समय तक वो साइकिल आगे की तरफ बढ़ती जाती है ड्यू टू इट्स इनर्शिया। किसके कारण से? इनर्शिया के कारण से। तो वो स्टेट ऑफ मोशन में थी, वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करती है, लेकिन पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो वो हमेशा उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ती जाती। ओके, तो ये हुआ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात आती है टाइप्स ऑफ इनर्शिया की, कि इनर्शिया के क्या क्या टाइप्स होते हैं। सो हियर आई विल राइट टाइप ऑफ इनर्शिया। देखिए इनर्शिया के जो टाइप्स हैं, इसका सबसे पहला टाइप है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखो नाम से पता लग रहा है, जो ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट की स्टेट को मेंटेन करेगा उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और इसके कुछ एग्जांपल्स भी होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आएगा इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीन इनर्शिया के बारे में हमें स्टडी करना है। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे, कुछ एग्जांपल ऐसे होंगे जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट को मेंटेन करता है, कुछ एग्जांपल ऐसे होंगे जिसमें ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट को मेंटेन करेगा, और कुछ डायरेक्शन को मेंटेन करेंगे। जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक रेस्ट से मोशन भी नहीं आएगा, और मोशन से रेस्ट में नहीं आएगा, और डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो बेसिकली ये सारे जो इफेक्ट हैं, रेस्ट से मोशन में आना, मोशन से रेस्ट में आना, ये सब किसके इफेक्ट हैं? ये सब फोर्स के इफेक्ट है। ओके, तो ये जो टाइप्स ऑफ इनर्शिया है इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, इनका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक तो मैंने आपको इनर्शिया के बारे में बताया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम डिस्कस करेंगे तो इस इनर्शिया को डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और उसके एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो हम उन सब एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।